आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसे किसी स्ट्रिंग की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, इसे यहाँ पर कुछ v नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया गया है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसे स्मॉल r ले रहे हैं, इस पॉइंट को मैं O कह रहा हूँ। तो जब स्ट्रिंग की हेल्प से हम इसे फेंक रहे हैं तो ज़्यादातर हमने देखा भी है, ऐसा होता भी है कि ये फिर सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में मूव करने लगता है। हम देखना चाहते हैं कि किसी इंस्टेंट टाइम t पर जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी और इसकी स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, ये देखने के लिए हमने उस कंडीशन को अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए इस समय जो आपका पार्टिकल है पॉइंट P पर है, और अगर ये पॉइंट P पर है और ये पॉइंट P वर्टिकल से आपका थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, और इस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग में टेंशन T है और वेलोसिटी v है, और इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट से, जो एकदम पॉइंट O के नीचे पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ पॉइंट B, इस पर v नॉट वेलोसिटी दी गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई v इन टर्म्स ऑफ v नॉट क्या आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो टेंशन स्ट्रिंग लगा रही होगी, दूसरा नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो इसका वेट लग रहा होगा mg। अब अगर इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये एंगल भी थीटा ही होगा, और इस mg के हो सकते हैं यहाँ पर दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो अलोंग दिस लाइन आएगा और एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये कंपोनेंट हो गया आपका mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका हो गया ये वाला mg sin थीटा। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस, या हम कहें स्ट्रिंग की जो रेडियस है वो r है, तो सेंटर की तरफ, जो अंदर सेंटर की तरफ है वो फोर्सेस पॉजिटिव ले लेंगे, और जो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स है उसे नेगेटिव ले लेंगे, और नेट जो फोर्स होगा वही नेट हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहाँ पर टेंशन अंदर की तरफ है, इसे पॉजिटिव ले लिया, और आपका जो mg cos थीटा, इसे नेगेटिव ले लिया, और ये है इस समय mv²/r जो आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। यही टेंशन और वेट का कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। तो ये अपनी पुरानी रेफरेंस लेवल से कुछ ऊपर उठा है, कितना ऊपर उठा है ये जानना चाहते हैं। भाई ये देखिए टोटल जो ये होगी पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ही होगी सर्किल की। तो अगर हम देखें तो ये 90 है, तो ये वाली जो आपकी लेंथ है ये लेंथ होगी r cos थीटा, और जो ये कंप्लीट लेंथ है वो r है। तो हमारी ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी, इसको यहाँ लिख देते हैं r माइनस r cos थीटा। तो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो एक पॉइंट हमें समझ में आया कि ये अपने रेफरेंस लेवल से ऊपर उठ गया है। अगर ये अपने रेफरेंस लेवल से ऊपर उठा है तो डेफिनेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो हुआ होगा mg, और कितना ऊपर उठा है r
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना ऊपर उठाए तो इतना इंक्रीमेंट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने कह दिया कि डेल्टा के इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल, वो हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल जो कि हाफ एम, और इस समय इसकी स्पीड है वी नॉट, तो वी नॉट स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें तो टेंशन जो है आपका वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, तो टेंशन का तो वर्क ज़ीरो है। केवल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बचता है जिसका वर्क ज़ीरो नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क ज़ीरो नहीं है, हमें ये भी याद है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और वी कैन से इफ द वर्क डन बाय only the conservative force is non-zero, in that case the mechanical energy of the system remains constant। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा E is equal to 0। if delta E is equal to 0 it means delta U plus delta KE is equal to 0। if it is true तो हम यहाँ पे डेल्टा U that is m g r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस डेल्टा के ई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। m से m चला गया है और v स्क्वायर आ गया आपका वी नॉट माइनस का 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया v स्क्वायर की इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस m, और v स्क्वायर की जगह आ गया v नॉट स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा divided by small r, that is mg cos theta। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अच्छे से लिख लेते हैं, m v नॉट स्क्वायर बाई r एंड इट इज माइनस 2mg प्लस 2rg इंटू m डिवाइडेड बाई r माइनस 2 प्लस 3mg cos theta, that is the tension। T is equal to mv naught square by r minus 2mg plus 3mg cos theta, that is the tension as a function of theta। डिफरेंट एंगल पे क्या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। अब जानते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे क्या क्या वेलोसिटी आएगी और टेंशन होगा। जैसे कि आपका ये सर्कुलर पाथ है, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसके अंदर टेंशन कितना होगा ये जानना चाहते हैं। तो देखें ये पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा इसकी एक्सिस चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट पर ये y एक्सिस के पैरेलल रहा होगा v इसका, और जो इसने इसके पोजीशन वेक्टर ने यहाँ से जो एंगल बनाया है वो होगा 90 डिग्री। यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है v नॉट स्पीड के साथ, तो हमें मालूम है v स्क्वायर इज इक्वल टू था v नॉट स्क्वायर माइनस का 2rg 1 माइनस कॉस थीटा। अब एट पॉइंट ए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, v स्क्वायर माइनस v नॉट और cos थीटा आपका 90 cos 90 0 माइनस 2rg, so v is equal to square root of
वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 rg। एंड टेंशन का फॉर्मूला था एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दें तो टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर, थीटा तो जीरो, कॉस थीटा आपका जीरो हो जाता है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 पर कॉस 90 होता है जीरो। तो यहाँ पे बचा माइनस का 2 mg। तो हमें पॉइंट ए पर कहानी मिल चुकी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें देखनी है लूपिंग द लूप कंडीशन, यानी कि हम वो लीस्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं जिससे ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट सर्किल कर ले। अब ये कंडीशन कब पॉसिबल है? ये कंडीशन तब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए से लेके सी के बीच में अगर ए से लेके सी से पहले अगर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पे केवल एक्ट कर रही होगी उस समय ग्रेविटी, और ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ ना होके एक प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन काइंड हो जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या कंडीशन हो कि ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर मोशन ही रहे। तो भाई सी से पहले तो टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए और सी के बाद होगा नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी है केवल सी पे हो जाए टेंशन जीरो। और अगर सी पर टेंशन जीरो हो जाता है तो उस समय नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कराया जा सकता है बाय द विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी। तो हम ये कह रहे हैं कि एट पॉइंट सी द टेंशन इज इक्वल टू जीरो फॉर लूपिंग द लूप कंडीशन। ये हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलने लगे। अब देखिए टेंशन का जो इक्वेशन आई थी हमारे पास एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस 3 mg कॉस थीटा माइनस का 2 mg आई थी। जब सी पॉइंट पे हम टेंशन जीरो रख रहे हैं तो उस समय एंगल हो जा रहा है 180 डिग्री। तो टेंशन एट सी इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जीरो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस 3 mg, क्योंकि कॉस 180 माइनस का 1 होता है, माइनस 2 mg एंड वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। So that is the minimum speed at the bottommost point। तो हमें ये पता चला कि हमें इतनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ को पूरा कर जाए। अगर हम इससे कम देंगे तो ये सर्कुलर पाथ नहीं कर पाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। अगर आपका ये सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग चल रहा है, पॉइंट बी से ही पहले या मैं कहूँ पॉइंट ए से पहले इसकी अगर वेलोसिटी जीरो हो जा रही है तो ये डेफिनेटली एक ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा। तो हम यही देख रहे हैं कि भाई क्या कंडीशन होगी कि जिससे ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में आएगा। और अगर मान लीजिए पॉइंट ए से पहले, ए के बाद बट सी से पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट के कहीं भी स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। उस कंडीशन में इसका पाथ जो है पैराबोलिक हो जाएगा। तो किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा और किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका ऑसिलेशन देने लगेगा, ये दो चीजें हम जानना चाहते हैं। तो इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहली बात है कि आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5rg से तो कम होनी चाहिए, तभी ये दोनों कंडीशन में जा पाएगा, अदरवाइज ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा इससे ज़्यादा हुई तो। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ए पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर भी वेलोसिटी जीरो होगी तो
तो ये ऊपर नहीं उठ पाएगा बल्कि ऑसिलेशंस देने लगेगा। तो अगर आपकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 0 हो जाती है तो क्या होगा? अगर आपकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 0 हो जाती है, हमने वो, तो उस केस में वी नॉट स्क्वायर माइनस 2rg इज इक्वल टू 0 और वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2rg। यानी कि अगर हम इस पे स्क्वायर रूट ऑफ 2rg देते हैं यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 0 हो जाती है। बट अगर आपके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2rg है एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन देगा, ऑसिलेशंस देगा। और अगर आपका वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2rg से तो ज़्यादा है बट लेस देन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। v naught is lesser than square root of 5rg but greater than square root of 2rg. In that case the projectile will become, the object will come into the projectile motion, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा।